मैंने उस बंजर पहाड़ पर जो दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां लगाई थीं, जिस पहाड़ को मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर लीज पर लिया था, उन्हें कटाई की ठीक पिछली रात पूरे गांव वालों ने मिलकर पूरी तरह लूट लिया। जब मैंने पुलिस को बुलाया तो उन सब ने मिलकर एक ही झूठ बोला। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पता ही नहीं था कि वह जमीन निजी तौर पर लीज पर ली गई है। वे जिद करते रहे कि उन्हें लगा कि ये जड़ी बूटियां तो बस अपने आप ही उग आई हैं। इसके अलावा इस कानूनी सिद्धांत की आड़ में कि कानून भीड़ को सजा नहीं देता, मेरी जिंदगी भर की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसी बीच झोंगबिंग की छोटी बहन, जिसे अपनी जान बचाने वाली दवा नहीं मिल पाई, गुजर गई। यह एक ऐसी दुखद घटना थी जिस पर मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। इसके बजाय मैंने झाओ डेफा और लूटपाट की अगुवाई करने वाले हर एक व्यक्ति के चेहरों को अपनी हड्डियों के गूदे तक में गहराई से उकेर लिया। 8 साल बाद मैंने उनके गांव से लगी हुई जमीन खरीदी और वहां पूरी तरह से कानूनी और वैध तरीके से कचरा निस्तारण वेस्ट ट्रीटमेंट का एक प्लांट बनवाया। मिस्टर गु, सारे कागजात पूरे हो चुके हैं। इस पहले से ही वीरान पड़ी फैक्ट्री के आसपास की जमीन भी पूरी तरह से अधिग्रहित कर ली गई है। बिना सिर उठाए मैंने अपने हाथों में पकड़े दस्तावेज को पलटा, जिस पर गहरे लाल रंग की सरकारी मुहर लगी हुई थी। यह पूरी तरह से कानूनी और नियमों के अनुरूप है मिस्टर गु। हमारे गैस उत्सर्जन और गंदे पानी का निकास सभी राष्ट्रीय नियामक सीमाओं के भीतर है। हालांकि हमने दुर्गंध दूर करने के लिए सबसे सस्ता उपलब्ध कैटलिस्ट चुना है। तकनीकी रूप से यह जहरीला नहीं है, लेकिन इसकी बदबू ठीक वैसी ही है जैसी 10 दिनों तक सड़ने के लिए छोड़े गए 100 मरे हुए चूहों की होती है। बहुत बढ़िया। आज रात ठीक 12 बजे, जैसे ही घड़ी में 12 बजे, भट्टियों को चालू कर देना और प्लांट को पूरी तरह से सक्रिय कर देना। 8 साल पहले तुमने कानूनी दामपेचों और भीड़ को मिली कानूनी छूट की आड़ में मुझ पर जुल्म ढाया था। 8 साल बाद मुझे किसी चाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही मुझे खून की एक भी बूंद बहाने की जरूरत होगी। मैं पूरी तरह से कानूनी और नियमों के अनुरूप पूंजी के भारी भरकम बोझ का इस्तेमाल करके तुम्हें यह समझाऊंगा कि मौत से भी बदतर किस्मत का असली मतलब क्या होता है। उस रात ठीक 12 बजे के बाद उत्तर दिशा से एक हवा बहनी शुरू हुई, जिसके साथ एक हल्की लेकिन दिमाग को भेद देने वाली कमावृत्ति लो फ्रिक्वेंसी वाली गूंज भी सुनाई दे रही थी। 30 मिनट से भी कम समय में गाँव का हर कुत्ता पागल हो गया और वे सब मिलकर पागलों की तरह जोर जोर से भौंकने लगे। इसके ठीक बाद उल्टी और घबराहट भरी आवाजों का एक शोर गूंज उठा। यह शोर लहरों की तरह कभी ऊपर उठता, कभी नीचे गिरता और रात की खामोशी को चीरता हुआ आगे बढ़ता। यह कैसी बदबू है? क्या सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो हो गया है? क्या किसी का खाना बनाते समय कुछ बहुत ही बुरा हो गया है? यह आधी रात का समय है। शोर इतना ज्यादा है कि मैं एक पल भी सो नहीं पा रहा हूँ। मैं शहर के बीचों बीच स्थित अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट के लेदर सोफे पर बैठा था और दूर के गांव से आ रही ड्रोन की लाइव फुटेज देख रहा था। झाओ फैमिली विलेज के निवासी अपने घरों से बाहर भागे जा रहे थे। जो भी कपड़े हाथ लगे उन्हें ही पहनकर और अपनी नाकें कसकर पकड़े हुए वे ऐसे भाग रहे थे जैसे उबलते पानी से झुलसी हुई चींटियों की कोई बस्ती हो। इस भीड़ की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया झाओ डेफा कर रहा था। अब वह 8 साल ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, फिर भी उतना ही घमंडी और दबंग था जितना पहले कभी हुआ करता था। वह वहां खड़ा था, गुस्से में उछल कूद कर रहा था और मुझसे थोड़ी ही दूरी पर स्थित मेरी जगमगाती हुई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री को गालियां दे रहा था। मैंने अपने हाथ में पकड़े रेड वाइन के गिलास को ऊपर उठाया। मैंने सर्विलांस मॉनिटर पर दिख रहे झाओ डेफा के चेहरे की ओर देखते हुए मजाक में ही अपना गिलास ऊपर उठाकर टोस्ट किया। इतनी जल्दी किस बात की है बूढ़े बाबा? यह तो अभी बस स्टार्टर शुरुआत है। वह जी मिचला देने वाली बदबू और उसके साथ साथ वह धीमी आवृत्ति वाली आवाज जो सीधे उनके दिमाग में छेद करती हुई महसूस होती थी, सिर्फ 3 रातों तक ही रही। इसके बाद झाओ फैमिली विलेज में पूरी तरह से अफरातफरी मच गई। चौथे दिन की सुबह मैं फैक्ट्री की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने ऑफिस में बैठा था। यह एक ऐसा कमरा था जो चारों ओर से पैनोरमिक कांच से घिरा हुआ था और मैं अपनी पोरोवर कॉफी का एक घूंट ले रहा था। नीचे फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर 100 से भी ज्यादा लोगों की एक घनी भीड़ पहले ही जमा हो चुकी थी। इस भीड़ की अगुवाई वही बूढ़ा गांव का मुखिया झाओ डेफा कर रहा था। 8 साल बीत चुके थे, उसके बाल ज्यादातर सफेद हो चुके थे, फिर भी उसके हाथ में वही पुराना तंबाकू पीने वाला पाइप था, वही पाइप जिसका इस्तेमाल उसने सालों पहले मेरा सिर फोड़ने के लिए किया था। उसके पीछे पीछे गाँव के सभी हट्टे कट्टे नौजवान चल रहे थे और उनके साथ साथ चीखती चिल्लाती और आपस में झगड़ती हुई बूढ़ी औरतों की एक भीड़ भी थी। फावड़ों और लाठियों से लैस होकर उन्होंने सफेद कपड़े पर काले अक्षरों में लिखे बैनर लहरा रखे थे। काले दिल वाली फैक्ट्री, झाओ फैमिली विलेज से बाहर निकलो और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा दो। कितनी अजीब बात है। जिन लोगों ने रातों रात मेरी सप्लाई काट दी थी, जिनके उस सुनसान पहाड़ पर किए गए कामों की वजह से मेरी बहन की जान चली गई थी, वही लोग अब मुझसे मुआवजा मांग रहे थे। प्रेसिडेंट गु, मेरे असिस्टेंट ने कहा। वे लोग आगे बढ़ने लगे हैं। मैंने नीचे निगरानी मॉनिटरों की तरफ देखा। मेरी आंखों में एक ठंडी तेज चमक कौंधी और मेरे होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। गेट को बस थोड़ा सा खोल दो, उन पागल कुत्तों में से कुछ को अंदर आने दो। ठीक है, सिक्योरिटी चीफ ने जोर से आदेश दिया। गेट आधा खोलो, सब पीछे हट जाओ, जवाबी हमला मत करना। यह देखकर झाओ डेफा को लगा कि फैक्ट्री वालों ने हार मान ली है। तुरंत ही जैसे उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा हो, वह भीड़ के आगे आगे उस खुले गेट से अंदर घुस गया। उसके पीछे के हट्टे कट्टे आदमी और भी ज्यादा ढीठ थे। गंदी गंदी गालियां बकते हुए उन्होंने अपनी लाठियां बेतहाशा घुमाई
और एक ही जोरदार वार में रिसेप्शन काउंटर का शीशा चकनाचूर कर दिया। सब तोड़ फोड़ दो, इस कबाड़ खाने को तबाह कर दो। यह बदबूदार फैक्ट्री हमारे गाँव के फलों की फसल बर्बाद कर रही है। अगर आज तुमने मुआवजे के तौर पर 10 लाख या उसके आसपास पैसे नहीं दिए तो मैं इस पूरी घटिया जगह को ढहा दूंगा। झाओ डेफा जोर से चिल्लाया और सिक्योरिटी गार्डों की तरफ कांपती हुई उंगली से इशारा किया। उसके होठों से थूक उड़ रहा था। हाथ मत रोको, हमारे पास आदमियों की कमी नहीं है, हमें इनकी क्या परवाह। हाथ मत रोको, हमारे पास आदमियों की कमी नहीं है, हमें इनकी क्या परवाह। मैं धीरे धीरे और जानबूझकर अपनी जगह से उठा, अपने सले हुए सूट के कफलिंग ठीक किए और फिर लिन वान के साथ ऑफिस की इमारत से बाहर निकला। मुझे बाहर आते देखकर झाओ डेफा वहीं जम गया। 8 साल किसी इंसान की शक्ल सूरत को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी होते हैं, और जो आदमी अब उसके सामने खड़ा था, एक शानदार सूट पहने हुए और जिसकी आंखों में एक डरावनी सी तेजी झलक रही थी, वह उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। एक पल के लिए वह अपने सामने खड़े उस इंसान को पहचान ही नहीं पाया। वही बेचारा नौजवान जिसे उसने सालों पहले जमीन पर रौंद डाला था। तो तुम हो इस कबाड़खाने के मालिक? झाओ डेफा ने अपने लंबे पाइप का सिरा मेरी तरफ किया। उसकी नजरों में जबरदस्त नफरत झलक रही थी। अरे चश्मिश, अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो एक पल की भी शांति की उम्मीद मत करना। उसकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए मैंने हाथ हिलाया। मेरे बगल में खड़ी लिन वान आगे बढ़ी और अपने काले ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकाला, जिसे उसने बड़े अंदाज से खोला। उसकी आवाज ठंडी थी, फिर भी उसमें एक तीखी चुभने वाली स्पष्टता थी। गांव के मुखिया झाओ, ध्यान से देखो। डिंगशेंग एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी नगर निगम का एक अहम प्रोजेक्ट है। यह पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो की उस अचानक जांच की रिपोर्ट है जो अभी 2 दिन पहले ही हुई थी। इसमें साफ साफ लिखा है, शोर का स्तर पूरी तरह से नियमों के मुताबिक, सब कुछ पूरी तरह से कानून के दायरे में है। झाओ डेफा ने लिन वान के हाथ से दस्तावेज झटक दिया और फिर से अपनी गुंडागर्दी पर उतर आया। तुम्हारे कानूनों की मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि यहाँ इतनी बदबू आ रही है कि मैं एक पल भी सो नहीं पा रहा हूँ। इसे तोड़ फोड़ दो। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही पीले रंगे बालों वाला एक नौजवान फावड़ा उठाकर फैक्ट्री की इमारत के ठीक बाहर लगे एक छोटे से बिजली के बॉक्स पर जोर से टूट पड़ा। मैंने पीले बालों वाले उस लड़के को पहचान लिया। उसका नाम झाओ तिजू था। 8 साल पहले यही वह लड़का था जो ट्रैक्टर लेकर आया था और मेरे सबसे कीमती रेशम के कीड़े को उठाकर ले गया था। वह सबसे बड़ा कीड़ा था जिसे मैंने आज तक पाला था। कितनी जबरदस्त गुंडागर्दी है। मैंने अपनी नाक पर चढ़ा चश्मा ऊपर किया। मेरे चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद ठंडी, सन्न कर देने वाली गंभीरता ने ले ली। मैंने अपने बगल में खड़ी सेक्रेटरी की ओर देखा। लिन वान, पुलिस को बुलाओ। फिर लिन वान, नोटरी ऑफिस के लोगों को बाहर लाओ। 5 मिनट से भी कम समय में 3 पुलिस की गाड़ियां चीखती चिल्लाती हुई फैक्ट्री के गेट के बाहर आकर रुकी। ठीक उसी समय वर्दी पहने 2 नोटरी हाथों में वीडियो कैमरे और रिकॉर्डिंग के उपकरण लिए हुए ऑफिस की इमारत से बाहर निकले। पुलिस के अचानक आ जाने से गाँव वाले पल भर के लिए हक्के बक्के रह गए, लेकिन झाओ डेफा ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और खुद को पीड़ित दिखाने का नाटक करने लगा। अफसरों, यह फैक्ट्री जबरदस्त प्रदूषण फैला रही है। हम यहाँ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है। कमांडिंग ऑफिसर ने सुरक्षा बूथ के मलबे और टूटे फूटे पिचके हुए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऑफिसर्स, मैंने बात शुरू की, आप यहाँ जो देख रहे हैं वह फैक्ट्री के चारों ओर लगे 36 हाई डेफिनेशन वाइड एंगल कैमरों से लिया गया क्लाउड बेस्ड फुटेज है। अभी कुछ ही देर पहले यह भीड़ एक कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड कंपनी पर हमला करने और हंगामा करने के लिए जमा हुई थी। वह टूटा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वह जर्मनी से मंगाया गया एक खास कंट्रोल कैबिनेट है जिसकी कीमत 2.5 लाख युआन है, और वह सुरक्षा बूथ उसमें खास तरह का धमाकारोधी शीशा लगा है जिसकी कीमत 32,000 युआन है। इसके अलावा हमने ऊपर बताए गए सभी सामान का कमर्शियल प्रॉपर्टी पॉलिसी के तहत पूरा बीमा करवाया हुआ है। एक नोटरी पब्लिक ने अभी अभी पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी की है जो सबूत के तौर पर काम आएगी। सिर्फ उस पुराने जमाने के ब्रिटिश कैमरे की कीमत ही 2.5 लाख है। तुम हमसे जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम बस हमसे जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश नहीं कर रहे हो? यह फैसला तो सिक्योरिटी ब्यूरो ही करेगा। मैंने झाओ टीजू की डरी हुई आंखों में नरमी से देखते हुए हर शब्द को साफ साफ कहा। आपराधिक कानून की धारा 275 कंपनी की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। अगर नुकसान की रकम काफी ज्यादा हो तो इसके लिए कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। इस बात पर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरी तेज नजरें पूरी भीड़ पर घूम गईं। तुम्हें मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा लोग होने से तुम सुरक्षित रहोगे? हमारी फैक्ट्री के AI फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने उन सभी 19 लोगों की पहचान कर ली है जिन्होंने अभी अभी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया था। तुम में से एक भी बचकर नहीं निकल पाएगा। हम तो बस किसान हैं, हमें कानून की समझ नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कानून की समझ है या नहीं। आज मैं तुम्हें कानून का एक छोटा सा क्रैश कोर्स करवाऊंगा। एक बार जब तुम जेल के अंदर चले जाओगे तो तुम्हें सीखने के लिए काफी समय मिलेगा। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से काम किया और तुरंत उन 19 उपद्रवियों को, जिनकी पहचान कुछ ही देर पहले सर्विलांस फुटेज से हुई थी, गिरफ्तार करके अपनी गश्ती गाड़ियों में बिठा लिया। बाकी गांव वाले जो डरे हुए थे और सहमे हुए पक्षियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, लड़खड़ाते हुए और भागते दौड़ते फैक्ट्री के परिसर से बाहर निकल गए। पुलिस की गाड़ियों को दूर जाते हुए देखकर मैंने लिन वान की ओर मुड़ा और अपना दूसरा आदेश दिया। फैक्ट्री की संपत्ति को नष्ट करने पर जेल और आर्थिक मुआवजा देना पड़ता है। यह तो प्राकृतिक न्याय का मामला है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वे अपने गांव के फल और उपज बेचकर ही नुकसान की भरपाई कर लेंगे। मैंने एक ठंडी व्यंग्य भरी हंसी हंसी। लिन वान मेरी मंशा को तुरंत भांप कर
अपने बैग से जमीन की हदबंदी का एक विशाल नक्शा निकाला जिसमें लाल रंग की सीमा रेखाएं बनी हुई थीं। शांत भाव और सुर्ख होठों के साथ उसने एक ऐसी योजना बताई जो बर्फ जितनी ही ठंडी और कठोर थी। क्या यह ठीक वही नतीजा नहीं है जिसके लिए मैं इतने समय से कोशिश कर रहा था? मैं फर्श से छत तक फैली खिड़कियों के पास गया और दूर नीचे स्थित झाओ फैमिली गांव की ओर देखा जो अब दहशत में डूबा हुआ था। 8 साल पहले अपनी भारी संख्या और सामूहिक ताकत के भरोसे उन्होंने मेरी छोटी बहन तक जीवन रक्षक दवा पहुंचाने वाली एकमात्र जीवन रेखा को काट दिया था। आज अपनी ही कानूनी तौर पर हासिल की गई जमीन पर खड़े होकर मैं बस अपनी संपत्ति के चारों ओर एक बाड़ लगा रहा हूं जो पूरी तरह से उचित और कानूनी काम है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे भूखे मरेंगे या नहीं, मेरे होठों के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी जब मैंने अपने कप से कॉफी की आखिरी बूंद पी ली। इसका मुझसे क्या लेना देना है? अगली सुबह तड़के झाओ फैमिली गांव के लोग भारी मशीनों की गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनकर अचानक जाग गए। जब गांव का मुखिया झाओ डेफा उन ग्रामीणों के साथ जो पिछली रात गिरफ्तारी से बच निकलने में भाग्यशाली रहे थे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वे अभी भी नींद के खुमार में थे। वहां का नजारा देखकर हर कोई सामूहिक रूप से सदमे में आ गया। वहां 1 दर्जन से भी ज्यादा विशाल खुदाई करने वाली मशीनें एक्सकवेटर्स खड़ी थीं। वे सड़क पर रुक गई थीं, ठीक उसी रास्ते पर जिस पर वे दशकों से चलते आ रहे थे, जो उनके गांव में आने या बाहर जाने का एकमात्र रास्ता था। सड़क के दोनों ओर मजदूर जमीन में कंक्रीट के गहरे खंभे गाड़ रहे थे। स्टील की जालीदार चादरें जो 3 मीटर ऊंची थीं और जिनके ऊपरी सिरे पर चढ़ने से रोकने वाले नुकीले कांटे लगे थे, तेजी से वेल्ड करके अपनी जगह पर लगाई जा रही थीं। इस अवरोध के ठीक बीच में बस एक ही जगह खुली रह गई थी, एक छोटा सा लोहे का दरवाजा जो मुश्किल से इतना चौड़ा था कि उसमें से एक छोटी सी मोटर वाली टिफिया गाड़ी ट्राइसिकल किसी तरह निकल सके।